नमस्कार साथियों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। गाइज, आज हम बात करने वाले हैं नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बारे में। तो इनका जन्म हुआ था 23 जनवरी को और आज 23 जनवरी ही है। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं इनके बारे में। जय हिंद दोस्तों, जय भारत, वंदे मातरम दोस्तों। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं इनके बारे में और इनके बारे में जानते हैं कुछ नए तथ्य जो आज तक हमें नहीं पता है, किताबों में हमें नहीं पढ़ाया जाता, लेकिन मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से कुछ इनके बारे में जानकारी देना चाहता हूं। आप इस वीडियो को लाइक और कमेंट न करें तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इस वीडियो को अपने 3 दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना ताकि वो भी इस वीडियो के माध्यम से नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बारे में जान सके। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, यानी तुम मुझे खून दो और मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। नेताजी सुभाष चंद्र बोस का यह नारा आज भी लोगों के दिलों दिमाग में बैठा हुआ है। उड़ीसा के एक छोटे से शहर कटक में 23 जनवरी 1897 को जन्मे सुभाष चंद्र बोस ने अपना पूरा जीवन राष्ट्र सेवा में समर्पित किया। नेताजी एक धनी और प्रमुख बंगाली वकील जानकीनाथ बोस के बेटे थे। बोस ने प्रेसिडेंसी कॉलेज कलकत्ता से अपनी पढ़ाई की, लेकिन राष्ट्रवादी गतिविधियों के कारण उन्हें कॉलेज से निष्कासित कर दिया गया था दोस्तों। उसके बाद उनके माता पिता ने उन्हें भारतीय सिविल सेवा यानी जो IPS IAS सेवा की तैयारी के लिए इंग्लैंड के कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में भेजा। 1920 में उन्होंने सिविल सेवा परीक्षा पास की, लेकिन अप्रैल 1921 में उन्होंने भारत में चल रहे आंदोलनों के कारण अपने पद से इस्तीफा दे दिया और भारत वापस आ गए दोस्तों। नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बड़े भाई शरद चंद्र बोस एक वकील और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में राजनेता थे। भारत आने के बाद नेताजी सुभाष चंद्र बोस महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन में शामिल हो गए, जिसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को एक शक्तिशाली अहिंसक संगठन बना दिया था। नेताजी को महात्मा गांधी ने बंगाल में एक राजनीतिज्ञ रंजन दास के अधीन काम करने की सलाह दी। नेताजी ने वहां एक युवा शिक्षक, पत्रकार और बंगाल कांग्रेस के स्वयंसेवकों के रूप में अपनी सेवाएं दी, लेकिन 1921 में उन्हें ब्रिटिश सरकार ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। जब वह जेल से वापस आए तो 1924 में उन्हें कलकत्ता नगर निगम का मुख्य कार्यकारी अधिकारी महापौर नियुक्त किया गया। रंजन दास की मृत्यु के बाद बंगाल कांग्रेस में कई तरह की गड़बड़ी होने लगी, तो सुभाष चंद्र बोस को बंगाल कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया। इसके तुरंत बाद वह पंडित जवाहरलाल नेहरू के महासचिव बने। साथ में उन्होंने अधिक समझौता करने वाले दक्षिणपंथी गांधीवादी गुट के खिलाफ पार्टी के लिए उग्रवादी वामपंथी गुट का प्रतिनिधित्व किया दोस्तों। इस बीच महात्मा गांधी ने जब 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया तो सुभाष चंद्र बोस को फिर से हिरासत में ले लिया गया दोस्तों। जब वह जेल में रहते हुए कलकत्ता के मेयर चुने गए। हिंसक कृत्यों में अपनी संदिग्ध भूमिका के लिए उन्हें कई बार पुनः गिरफ्तार किया गया, लेकिन खराब स्वास्थ्य के लिए रिहा कर दिया गया। 1938 में नेताजी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए और एक राष्ट्रीय योजना समिति का गठन किया, जिसने व्यापक औद्योगिकरण की नीति तैयार की। हालांकि यह गांधीवादी आर्थिक विचार से मेल नहीं खाता था, जो कुटीर उद्योगों की धारणा से जुड़ा हुआ था। उन्होंने कंट्रपथी तत्वों को रैली करने की उम्मीद में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की, लेकिन जुलाई 1940 में उन्हें फिर से जेल में डाल दिया गया। उन्होंने आमरण अनशन किया, जिसने ब्रिटिश सरकार को रिहा करने के लिए बाध्य कर दिया था। 26 जनवरी 1941 को वह भेष बदलकर कलकत्ता से भाग गए और काबुल और मास्को होते हुए
अंततः अप्रैल में जर्मनी पहुंच गए। जर्मनी में सुभाष चंद्र बोस भारत के लिए एक नवनिर्मित विशेष ब्यूरो के संरक्षण में आए, जिसका मार्गदर्शन एडम वॉन ट्रोटसोल्ज ने किया। वह और अन्य भारतीय जो बर्लिन में एकत्रित हुए थे, उन्होंने जर्मन प्रायोजित आज़ाद हिंद रेडियो से जनवरी 1942 से अंग्रेजी, हिंदी, बंगाली, तमिल, तेलुगु, गुजराती और पाश्तो में नियमित प्रसारण शुरू किया। लेकिन दक्षिण पूर्व एशिया पर जापानी आक्रमण के एक साल बाद सुभाष चंद्र बोस ने जर्मनी छोड़ दिया। जर्मनी और जापानी पनडुब्बियों और विमान से यात्रा करते हुए वह मई 1943 में टोक्यो पहुंचे। 4 जुलाई को उन्होंने पूर्वी एशिया में भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का नेतृत्व संभाला और जापानी सहायता और प्रभाव के साथ जापानी कब्जे वाले दक्षिण पूर्व एशिया में लगभग 40,000 सैनिकों की एक प्रशिक्षित सेना बनाई। 31 अक्टूबर 1943 को सुभाष चंद्र बोस ने एक अंतिम स्वतंत्र भारत सरकार की स्थापना की घोषणा की और उनकी भारतीय राष्ट्रीय सेना आज़ाद हिंद फौज जापानी सैनिकों के साथ रंगून के लिए रवाना हुई और वहां से भारत में पहुंच गई। 18 मार्च 1944 को कोहिमा और इम्फाल के मैदानी इलाकों में चले गई। जापान के आत्मसमर्पण की घोषणा के बाद सुभाष चंद्र बोस दक्षिण पूर्व एशिया जा रहे थे। तभी कथित तौर पर एक विमान दुर्घटना में ताइवान के एक जापानी अस्पताल में 18 अगस्त 1945 में उनका निधन हो गया। ये थी दोस्तों सुभाष चंद्र बोस के बारे में जानकारी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो पर कमेंट करना, लाइक भी करना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर लेना ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचता रहे। मिलते हैं कुछ अच्छी वीडियो के साथ और तब तक के लिए धन्यवाद।